एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में बेसिक सैलरी तक हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना चैप्टर अलाउंसेस से शुरू करने जा रहे हैं। तो अलाउंसेस क्या होते हैं? तो वो पेमेंट जो कैश में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है अदर देन सैलरी, वो हमारे अलाउंसेस होते हैं। ये एक फिक्स अमाउंट होती है जो कि सैलरी के एडिशन में एम्प्लॉयर को दी जाती है, ताकि वो अपनी सर्विसेज को करते हुए जो एक्सपेंसेस करता है, जो उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन चीज़ों को वो फुलफ़िल कर पाए। अब अलाउंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फुली टैक्सेबल अलाउंस, अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। पहला जो है वो, अगर जो उसमें अलाउंसेस आते हैं वो सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। सेकंड में वो जो अलाउंस आते हैं वो पार्शली तो हमारे टैक्सेबल होते हैं, पार्शली एग्जम्प्ट होते हैं। थर्ड टाइप में फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस में जो सारे अलाउंस जो उसमें आते हैं वो सारी अमाउंट उस अलाउंस की एग्जम्प्ट होती है। सबसे पहले आते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अमाउंट हमारी होती है वो फुली टैक्सेबल होती है अलाउंस की। तो सबसे पहले इसमें आता है डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस पे। डीएनएस अलाउंस क्या होता है कि वो अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को, जो आजकल हमारा महंगाई हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो हमारा डीएनएस अलाउंस कहलाया जाता है। डीएनएस पे क्या होता है कि जब कुछ डीएनएस अलाउंस का पार्ट या फिर पूरा का पूरा डीएनएस अलाउंस डीएनएस पे में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो एक बेसिक सैलरी का पार्ट बन जाता है। तो जब कोई पार्ट डीएनएस अलाउंस का बेसिक सैलरी का पार्ट बन जाए तो वो हमारा डीएनएस पे हो जाता है। और अगर हमारे को ये चीज़ गिवन हो कि डीएनएस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर डीएनएस अलाउंस हमारे को एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो हम उसको एज अ डीएनएस पे ही ट्रीट करते हैं, उसको हम बेसिक सैलरी का पार्ट ही मानते हैं। नेक्स्ट आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो वो अलाउंस जो कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को, जो कि मेट्रोपोलिसीज या लार्ज सिटी में हाई कॉस्ट होती है लिविंग की, उनको कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंस देती है वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कहलाया जाता है। फिर आता है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो वो अलाउंस जो कि एम्प्लॉय को फिक्स मेडिकल फैसिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए दिया जाता है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस होता है। फिर आता है टिफ़िन अलाउंस। तो इसको हम मील अलाउंस और रिफ़्रेशमेंट अलाउंस भी बोलते हैं। इसे एम्प्लॉयज़ को लंच और रिफ़्रेशमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्वेंट अलाउंस। ये अलाउंस लो पेड एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है। जब एम्प्लॉय को सर्वेंट्स हायर करने के लिए कोई अलाउंस मिले तो उसे हम सर्वेंट अलाउंस भी बोलते हैं, मतलब उसको सर्वेंट अलाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। तो ये जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है क्योंकि उनके लिए प्राइवेट प्रैक्टिस करना बैन है। तो उस प्राइवेट प्रैक्टिस को कंपनसेट करने के लिए, मतलब कि उस बैन को कंपनसेट करने के लिए नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर की गवर्नमेंट जॉब है और उन्होंने प्राइवेटली अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, तो अगर वो प्राइवेटली क्लिनिक चला रहे हैं तो वो उनका बैन होगा। तो इसलिए उनको परमिशन नहीं होती है प्राइवेटली कोई काम करने की, उसके बदले उनको नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हिल अलाउंस। ये अलाउंस जो है उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो कि हिली एरियाज़ में वर्क करते हैं, और उन एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली होता है जो ऐसे प्लेस पे काम करते हैं, जो कि मतलब ऐसे एरियाज़ में काम करते हैं जो कि लेस देन 1000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल पे लोकेट करता है। तो नेक्स्ट आता है वार्डन अलाउंस एंड प्रॉक्टर अलाउंस। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो कि एज अ वार्डन हॉस्टल में काम करते हैं या एज अ प्रॉक्टर अपने वर्किंग एरिया में काम करते हैं इंस्टीट्यूशन में, तो उन लोगों को ऐसे ये वार्डन अलाउंस या प्रॉक्टर अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है डेपुटेशन अलाउंस। जब एक एम्प्लॉय को उसकी परमानेंट जॉब के बदले एक टेम्परेरी जॉब दे दी जाती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उसके बदले उसको एक डेपुटेशन अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद आता है ओवर टाइम अलाउंस। तो ये अलाउंस उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो कि अपने एक पर्टिकुलर जो उनके नॉर्मल आवर्स होते हैं वर्क करने के, उससे कुछ एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, तो
एम्प्लॉयज़ को मिलता है। नेक्स्ट आता है अदर अलाउंसेस, तो जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अलाउंस मिल गया, कोई मैरिज अलाउंस मिल गया, कोई रूरल अलाउंस मिला, कोई टेलीफोन अलाउंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, डिनर अलाउंस दी है, कोई हॉलीडे अलाउंस एक्सेट्रा। तो कोई भी अगर ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं तो ये जो भी हमने अभी डिस्कस करे हैं सारे अलाउंसेस हमारे टैक्सेबल होते हैं सैलरी हेड में। नेक्स्ट आते हैं हमारे अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें पार्शियली टैक्सेबल होते हैं अलाउंसेस और पार्शियली एग्जम्प्ट होते हैं। तो सबसे पहले आज हम हाउस रेंट अलाउंस को डिस्कस करेंगे। तो वो अलाउंस जो कि एक एसएससी को अपने एक्सपेंडिचर जो कि उसको एक रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जो उसने ऑक्यूपाई किया है उसके रेंट के लिए जो भी उसको एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं वो कुछ एग्जम्प्ट होते हैं टैक्स के लिए कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक। तो हम वो डिस्कस करेंगे कि किस एक्सटेंट तक वो एग्जम्प्ट होते हैं और कब तक वो टैक्सेबल होते हैं, किस लिमिट तक। अगर एचआरए उस एम्प्लॉय को दिया जाता है जो कि वो खुद के घर में रहता है या कोई रेंट पे नहीं करता है तो उस केस में एचआरए फुली टैक्सेबल होगा। और अगर एम्प्लॉय कोई रेंट पे करता है तो ये 3 जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं इन तीनों पॉइंट्स में से जिसकी अमाउंट कम आएगी वो अमाउंट इस केस में एग्जम्प्ट होएगी। सबसे पहले कि हमारे को जो एचआरए एक्चुअली में रिसीव हुआ है, सेकंड पॉइंट जो कि हमने रेंट पे किया है -10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट आता है 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी मेट्रोपोलिस सिटीज़ के लिए है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यही चारों सिटीज़ अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको 50% ऑफ सैलरी लेनी है, नहीं तो आपको 40% ऑफ सैलरी लेनी है। तीनों पॉइंट्स में जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा कम होगी वो हमारी अमाउंट जो है एग्जम्प्ट हो जाएगी, और जब हम टोटल अमाउंट में से एग्जम्प्टेड अमाउंट को लेस करेंगे तो हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट एचआरए की आ जाएगी। अब इस टॉपिक में सैलरी का क्या मतलब है, मतलब सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। पहला बेसिक सैलरी, जो उसको बेसिक सैलरी उसको रिसीव हो रही है। सेकंड पॉइंट डियरनेस पे, बाकी डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस पे जो कि कुछ पार्ट डियरनेस अलाउंस का या पूरा डियरनेस अलाउंस जब बेसिक सैलरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे हम डियरनेस पे कहते हैं। तो अगर हमारे को क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट तो वो भी हमारा डियरनेस पे होता है, या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ सैलरी दे रखा है तो वो भी हमारा डियरनेस पे होता है। और तीसरा जो कि हमारा कमीशन होता है फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का, मतलब टर्नओवर पर जो हमारा कमीशन है। तो 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इन्होंने इस एग्जाम्पल में कहा कि मिस्टर प्रसांग इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट ₹70,000 पर मंथ, ₹6,000 per month as DNS pay and ₹10,000 per annum as commission during the previous year. He received ₹2,000 per month as house rent allowance. He paid ₹2,500 per month rent. Compute house rent allowance exempted from tax and then compute taxable amount of HRA. क्या बोला है कि जो उस बंदे की बेसिक सैलरी है वो 70,000 पर मंथ है और डियरनेस पे उसको 6,000 पर मंथ मिल रहा है, और कमीशन जो उसको प्रीवियस ईयर में मिला वो ₹10,000 पूरे साल का है, और उसके बाद जो उसको एचआरए मिल रहा है वो 2,000 पर मंथ का मिल रहा है और वो रेंट 2,500 पर मंथ पे कर रहा है। तो अब हमारे को उसकी एचआरए की एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालनी थी, पर मैंने इसमें आपको टैक्सेबल भी निकाल कर दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों अमाउंट कैसे निकलती हैं। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमारे को क्या दे रखा है, सैलरी के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए होता है, बेसिक पे, डियरनेस पे और कमीशन। दिया तो उन्होंने तीनों हुआ है पर कमीशन जो है वो हमारा टर्नओवर पर होता है और इन्होंने सिंपल कमीशन दे रखा है, इसलिए हमने इस कमीशन को ऐड नहीं किया, बेसिक पे और डियरनेस पे को लिया, इससे हमारी सैलरी आ गई। हम एचआरए के अपनी टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे कि वो कितनी टैक्सेबल अमाउंट है उसके फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो वो हम 3 पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे वही इसमें यूज़ होंगे। सबसे पहले एचआरए हमारे को कितना रिसीव हो रहा है, तो हमारे को 2,000 पर मंथ रिसीव हो रहा था तो 24,000 हो गया। उसका सेकंड पॉइंट रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, हमने उसमें सैलरी निकाल ली थी, हमारी 9,12,000 आ रही थी, तो उसका अगर हम 10% करेंगे तो 91,200 आएगा, और हम रेंट जो है वो 2,500 पर मंथ पे कर रहे थे तो पूरे साल का वो 30,000 हो गया। तो 30,000 कम है 91,200 से,
तो अगर हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव में आता है तो हम यहाँ पर जो अमाउंट की साइड है वो नील दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे को बोल नहीं रखा कि वो कोई मेट्रोपॉलिसिटी से है, तो हम यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी ले लेंगे। और हमारी सैलरी थी 9,12,000, तो उसका 40% 3,64,800 हो गया। अब इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट हमारी नील वाली है, तो अमाउंट लीस्ट विल बी एग्जम्प्टेड, तो नील वाली हमारी अमाउंट एग्जम्प्ट हो गई। वैसे तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक था, पर मैं आपको इसमें टैक्सेबल अमाउंट और निकाल कर दिखा रही हूँ। तो हम इसमें टैक्सेबल अमाउंट किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे को HRA की एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है, जैसे कि 24,000 माइनस कर देंगे एग्जम्प्टेड अमाउंट, तो वो नील हमारी एग्जम्प्ट हुई थी, तो 24 के 24,000 हमारे टैक्सेबल हो गए। अगर इसी केस में अगर हम ये सपोज करते हैं कि हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जो है वो 24,000 से ज़्यादा होता, तो हमारे 24,000 एग्जम्प्ट होते। और अगर हमारा HRA की जो अमाउंट है वही एग्जम्प्ट हो जाएगी, तो हमारा HRA जो है वो टैक्सेबल भी नील होगा, क्योंकि 24 माइनस 24 करेंगे तो नील आ जाएगा। तो ये भी कुछ केस था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपने बाकी के बच्चों है अलाउंसेस और उस अलाउंसेस का थर्ड पार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको मेरे ये लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल ID graduationplace756@gmail.com। थैंक यू।